हाँ जी दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं आपके पास में, और वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड करवा दी है। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो और हमने जो भी चैप्टर्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप देख सकते हैं। और जो नए वीडियो आपके पास में पहुँचने वाले, अपलोड होने वाले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए आप जो है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप यहाँ पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ज़रूरी है। सिर्फ सब्सक्राइब ज़रूरी नहीं है आपके पास में। ठीक है, दोनों चीज़ होंगी तो आपके पास में हेल्पफुल होगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर देते हैं आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 6 का डिस्कशन। ठीक है, चलिए। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 6 कोई बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन में अगर देखें तो कहता है कि बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड, ये दो कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो बेस्ट लिमिटेड आपके पास में और बेटर लिमिटेड आपके पास में, ये दो कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, आगे क्या चीज़ है। कहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट की, और फिर आपके पास में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन कहा है, और लास्ट में क्या पूछ रहा है। कहता है कि मेक द क्लोजिंग आपके पास में लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। अच्छा, बेटर लिमिटेड के बुक्स में लेजर आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंट जो मेन अकाउंट होते वो आपको क्रिएट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद कहता है कि सर ओपनिंग जर्नल एंट्री, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री आपके पास में क्या ही लिखते रहते हैं ये लोग। तो कहता है जर्नल एंट्रीज आपके पास में इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। अच्छा, दोनों कंपनी का डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन लोगों ने पूछ लिया, और फिर एक और चीज़ पूछ ली कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करिए। तो ठीक है, तो टोटल 3 चीज़ें पूछी। बेटर लिमिटेड के अकाउंट बुक्स में तो आपको डिफरेंट तरीके से लेजर क्रिएट करके दिखाना है। बेस्ट लिमिटेड के बुक्स में आपको जर्नल एंट्री और एक बैलेंस शीट, 3 चीज़ें आपको पूछ ली। अब जानना पड़ेगा बेटर और बेस्ट लिमिटेड एग्जैक्टली है क्या बात है इनकी। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है, ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली बात क्या है। कहता है कि सर बेटर लिमिटेड इशू करता है बोनस शेयर्स। ठीक है, और वो भी आपके पास में 1 अप्रैल 2001 को, और रेशियो रहा है कि सर 1 शेयर्स आपके पास में फॉर एवरी 2 हेल्ड, मतलब कि 1 शेयर बोनस शेयर्स आपको मिलेगा अगर आपके पास में 2 शेयर्स है, तो 2 के बदले में 1 बोनस मिलेगा। और ये बोनस ऑब्वियसली आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस से दिया गया है, तो उसमें तो कोई नई बात है नहीं, वहीं से आपके पास में दे दिया जाता है जनरली आपके पास। इसके बाद कहता है बी पॉइंट आपके पास में, इट वॉज एग्रीड डेट बेस्ट लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर लेगा, विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। अच्छा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर दी। कहता है कि सर बेस्ट लिमिटेड जो है वो टेक ओवर करने जा रहा है बिजनेस ऑफ द बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बैलेंस शीट। द कंसिडरिंग आपके पास में, द कंसिडरेशन टेकिंग आपके पास में जो है द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। तो यहाँ पे ध्यान से देखना सर, सबसे पहले तो बेटर लिमिटेड ने बोनस इशू किया, उसके बाद उसका टेक ओवर हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसकी दी है, बोनस की। ठीक है, 1 अप्रैल को ही आपके पास में हो चुका है आपके पास में बोनस, और कहता है कि बैलेंस शीट डेट के आपके पास में इसका टेक ओवर हुआ है, तो बोनस इशू पहले हो चुका है, तो उसकी एंट्री सबसे पहले उसकी कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहता है कि सर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन द आपके पास में बेस्ट लिमिटेड, वो कहता है कि कंसिडर करेंगे 150 आपके पास में। ठीक है, और कहता है शेयर्स इन बेटर लिमिटेड जो कि उसकी वैल्यू है 100 रुपये के हिसाब से आफ्टर द इशूइंग बोनस शेयर्स। अच्छा, ये बढ़िया करा। कहते हैं कि सर बोनस इशू के बाद ही आपके पास में टेक ओवर हो रहा है, तो उस टाइम की आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन है 100 रुपये है उसकी वैल्यू। ठीक है, और द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है जी। कहता है लाइबिलिटी ऑफ द बेटर लिमिटेड, कहता है इंक्लूड करता है 1 लाख रुपीज़, कहता है ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। अच्छा, तो ये इंटर ट्रांजेक्शन है, और मैंने कहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें आप कंसोलिडेशन में जैसे करते हैं कि सर डायरेक्टली आपके पास में वो प्रॉफिट वगैरह स्टॉक में से अगर है तो वहाँ से हटा देने का, बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिक्कतदायक होता नहीं है। कहता है कि सर परचेज़ करा था बेस्ट लिमिटेड के पास से। ठीक है, और वहाँ पे जो बेस्ट लिमिटेड ने 25% ऑफ कॉस्ट
ठीक है, ये भी मैंने कंसोलिडेशन चैप्टर में पढ़ाया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, 25% ऑफ कॉस्ट होता है, सेल होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कहता है कि सर प्रॉफिट छुपा हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट, और कहता है कि द गुड्स ऑफ ₹50,000 जो है वो आपके पास में परचेज कहा गया है। ठीक है, और जो बैलेंस शीट डेट को आपके पास में वो स्टॉक में दिख रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बैटर लिमिटेड, जिसकी कंपनी, जिसकी बिजनेस जो है वो टेक ओवर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर बैटर लिमिटेड आपके पास में ओल्ड कंपनी है, मतलब कि जिसका टेक ओवर हो रहा है, वेंडर कंपनी भी आप कह सकते हैं। और बेस्ट लिमिटेड के बुक्स में तो आपको क्या करना है सर, जर्नल एंट्री। तो बैटर लिमिटेड के बुक्स में लेजर का सबसे पहले क्रिएट करना है, तो लेजर सबसे पहले क्रिएट कर देते हैं। जो कंपनी ख़त्म होने वाली, बिजनेस ख़त्म होने वाला है, जिसका बिजनेस जो है ख़त्म होने वाला है, वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है। ठीक है, तो चलिए डिफरेंट लेजर बना देते हैं। सबसे पहले लेजर ऑफ बैटर लिमिटेड, आपके पास में कुछ सिलेक्टेड लेजर ही मेन बनाने होते, बाकी तो कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती आपके पास में। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास में प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट, आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, शेयर होल्डर्स आपके पास में अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आपके पास में, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, और आपके पास में ये चीज़ तो हो गई। चलिए, ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट। इतने अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। सर बाकी के अकाउंट आप प्रिपेयर करिए तो भी ठीक है, ना प्रिपेयर करें तो भी ठीक है, वैसे उसका कोई रेलेवेंस बनता नहीं है। देखिए ना, ओपनिंग लिखा है, क्लोजिंग लिखा है, ओपनिंग लिखा है, क्लोजिंग लिखा है, वही चीज़, सारी चीज़ें होती है। तो मेन अकाउंट आपके पास में ये रह जाते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और उसमें ही एंट्री करके आनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे नंबर आपके पास में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके अब एंट्री करते हैं। आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट है। सबसे पहले तो देखिए आपके पास में सर वेंडर कंपनी के अकाउंट्स में जो जर्नल एंट्री है वो आपको दिमाग में सोचनी पड़ेगी, तभी आप लेजर में एंट्री कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले तो वही, सर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड सारी असेट लिख दो और क्रेडिट साइड सारी लाइबिलिटीज़ लिख दो। सबसे पहले तो वही काम करना होता है। तो कहते हैं कि चलिए जल्दी से यहाँ पे वही चीज़ कर लेते हैं। एक बार के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या असेट है यहाँ पे और क्या क्या लाइबिलिटीज़ है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में असेट दिख रहा है। असेट सबसे पहले डेबिट साइड एंट्री कर देते हैं। बैटर लिमिटेड की बताइए सर, बैटर लिमिटेड मतलब कि इस साइड का रो है। कहता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, असेट में आपके पास में 2-3 चीज़ें ही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करंट आपके पास में तो है ही नहीं। चलो, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और करंट असेट दो ही चीज़ें हैं, तो 15 और 5 आपके पास में एंट्री कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आप एंट्री करके आएंगे। तो कहता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 15 और करंट असेट आपके पास में 5। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? इसके बाद लाइबिलिटी की बात करते हैं। कहते हैं लाइबिलिटी साइड जाइए और वहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल और रिजर्व तो आता ही नहीं आपके पास में, पता ही आपको। ठीक है, वो शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा। वो लास्ट में बेसिकली जर्नल एंट्री करते हैं, तो लास्ट में उसकी एंट्री करते हैं, ये इक्विटी वगैरह की। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। उसके अलावा बताइए सर क्या चीज़ है? उसके अलावा तो सर एक करंट लाइबिलिटी दिख रहा है आपके पास में सर, 2 लाख आपके पास में। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, उसके अलावा तो कोई चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये 2 लाख एंट्री करेंगे और फिर आपके पास में परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, यही आपके पास में एक बेसिकली स्टेप होता है। देखिए, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहले एंट्री कर दो, असेट और लाइबिलिटी का। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करो। अब परचेज कंसिडरेशन में ऐसा है कि सर यहाँ पे क्या कुछ बताया है कि किस तरीके से आपके पास में होने वाला है। हाँ जी, ये आपके पास में थर्ड पॉइंट में बताया था ना कि कितने में परचेस करने वाले, ये सारी अमाउंट के साथ बताया था। कहता है 150 आपके पास में अब बेस्ट लिमिटेड के शेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बेसिकली बेटर लिमिटेड के 100 रुपये के हिसाब से आफ्टर बोनस इशू। तो बस वही चीज़ आपको कंसीडर करनी है, और क्या ही दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत यहाँ पे? बताइए मुझे शेयर कैपिटल कितनी है आपके पास में? ये रही आपके पास में 10 लाख है। शेयर कैपिटल कितनी है सर? 10 लाख आपके पास में। तो बस कैलकुलेशन कर लीजिए। कहता है कि सर 100 रुपये के शेयर से बैटर लिमिटेड के पास, उसके बदले हम 150 के हिसाब से देंगे। तो आप ढूंढ लीजिए भाई कितना आपके पास में देना है। तो कहता है कि सर हम 150 के हिसाब से शेयर के बदले शेयर दिए जाएंगे, लेकिन वो शेयर की वैल्यू होगी 150। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर है कितने? तो कहता है कि सर 10 लाख रुपीज़ है, 10 लैक्स आपके पास में। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 100, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे 10 लाख आपके पास में, डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर कितने मिल गए? 10,000 शेयर्स।
कहते हैं 10,000 शेयर्स के बदले 10,000 शेयर्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। लेकिन वो 10,000 शेयर्स की वैल्यू आपकी तो 100 रुपये थी, हमारी तो यहाँ पे 150 रहेगी। तो एग्जैक्टली आपने पेमेंट कितने का किया आप बताइए ज़रा। कहते हैं कि सर पे तो आपके पास में इंटू 150 आपके पास में 15 लाख का पेमेंट हुआ है। तो ये क्या हो गया सर, परचेस कंसिडरेशन। और यहाँ पे कोई इक्विटी प्रेफरेंस वगैरह है नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर दे रखा है और शेयर के भी से आपके पास में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करके आपके पास में परचेस कंसिडरेशन आ जाता है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पूछा है, बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करी गई, ठीक है। तो 15 लाख आपके पास में परचेस कंसिडरेशन आ गया, रीवैल्यूएशन में डाल देंगे सर क्रेडिट साइड आपके पास में, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन के नाम से आपके पास में 15 लाख, बस अब काम ख़त्म हो जाता है। अब वो सारी चीज़ें आपके पास में ख़त्म है, ठीक है। अब बस प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करनी होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर भी गया। क्या ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो हमारे टेक ओवर में नहीं आई? नहीं, ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी भी एंट्री गई। तो बस अब इक्विटी की एंट्री करनी है सर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास में दिया जाता है वो सारी चीज़ें आपके पास में बतानी है बस। और इक्विटी में क्या ही होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एक बार के लिए देख लीजिए। तो बताइए सर आपके पास में क्या चीज़ है। कहता है कि सर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 8 लाख है, लेकिन क्या 8 लाख कैलकुलेशन में लेंगे? आंसर इज़ नो। अभी इसने कहा कि सर इसके बाद हमने क्या किया है सर, एक बोनस इशू भी किया है। और बोनस इशू कहाँ से किया है? कहता है रिजर्व एंड सरप्लस में से किया है। तो ऑब्वियसली 8 लाख रियल अमाउंट नहीं है, 8 लाख में से कुछ अमाउंट चला गया होगा बोनस के नाम पे। तो 8 लाख आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं है, ये तो गलत अमाउंट है आपके पास में। कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना बचा है। तो कहते हैं 1 शेयर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं 2 के बदले, 1 शेयर बोनस मिलेगा 2 शेयर्स के बदले। एग्जैक्टली आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स है कितने? कहता है एग्जैक्टली आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स है कितने। तो पहले कितने थे आपके पास में, ये रहा आपके पास में, कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले 10,000 था, टेक ओवर पहले का बात है ना, बोनस इशू तो पहले ही किया है, उसके बाद टेक ओवर हुआ। तो पहले कितने थे सर? 10,000 शेयर्स थे। तो 10,000 शेयर्स से 100 रुपये वाले आपके पास में। तो कहते हैं 10,000 शेयर्स के बदले कितने मिलेंगे? एक आपके पास में अगर 2 शेयर्स है तो आपको 1 बोनस मिलेगा बेसिकली। तो कहते हैं कि सर अगर आपके पास में 10,000 शेयर्स है तो बोनस इशू कितना हुआ होगा? कहते हैं कि सर 5,000 शेयर्स का, और 5,000 शेयर्स की वैल्यू क्या है? 100 रुपये सर, इंटू 100 आपके पास में बोनस इशू का अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, ठीक है जी। 5 लाख रुपीज़ आपके पास में आ गया। तो 5 लाख रुपीज़ कहाँ से गया होगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस में से कम हो गया होगा, सीधी सी बात है। तो आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाएंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्या करेंगे सर, 8 लाख रुपए बैलेंस आपके पास में ओपनिंग दिख रहा होगा, लेकिन 5 लाख तो बोनस के नाम पे चले जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस में बचेगा। तो कहते हैं कि सर आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे आपके पास में 8 लाख, लेकिन क्या रियल अमाउंट 8 लाख है? आंसर इज नो। इसमें बोनस इशू भी हुआ है 5 लाख का। तो रिमेनिंग जो बच गया, हाँ वो आपके पास में, वो आपके पास में शेयर होल्डर के पास लास्ट में चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 ना ही आपके पास में 3 गया, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे भी आपकी इसकी एंट्री कर देंगे आपके पास में कि बेसिकली 3 लाख रुपए गया है, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाएंगे, कहाँ पे बनाया था इन लोगों ने, ये रहा। कहता है कि सर शेयर कैपिटल 15 लाख की है, 15 लाख की मिलेगी आपको, और 3 लाख रुपए रिजर्व के, 8 नहीं 3 मिलने हैं, ठीक है जी, क्योंकि 5 तो आपके पास में कहाँ पे चले गए? बोनस में। कहता है कि सर 3 लाख रुपए तो जो आपके पास में है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। अभी अभी आपके पास में देखा हमने, तो बेसिकली ये आपके पास में लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ 15 लाख की तो आपके पास में कैपिटल है। तो 15 लाख के तो बेस्ट लिमिटेड के पास से आपके पास में शेयर की वैल्यू मिल जाती है, तो वो अमाउंट हो गया 15 लाख, और 3 लाख आपके पास में टोटल 18 बन रहा था, उसके बदले 15, तो आपके पास में 3 लाख रुपए का लॉस बन जाता है। तो रिवैल्यूएशन में भी इसकी वैल्यू डाल देंगे, लॉस है तो सीधी सी बात है क्रेडिट साइड डालेंगे, और आपके पास में प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड डाल देते। तो ये कोई चीज़ आपके पास में दिक्कतदायक नहीं है। तो रिवैल्यूएशन में आपके पास में लॉस है तो यहाँ पे इस साइड आपके पास में 3 लाख रुपए, तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है।
ठीक है जी, तो ये आपके पास में पॉइंट कवर अप हो जाता है। बस शेयर कैपिटल का अकाउंट साथ ही साथ बना ही रहे थे तो बना दीजिए भाई कि 15 लाख किस तरीके से बन रहे हैं। सीधी सी बात है, 10 लाख रुपए तो इस चीज़ के बन रहे थे कि आपके पास में कैपिटल, यहाँ पे जो 15 मैंने बोला सर, तो स्टूडेंट को समझ आया क्या ये 15 आपके पास में और 3? सीधी सी बात है कि 15 किस चीज़ के सर, आपके पास में 10 तो अपने ही थे जो बेटर लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर हो गया बेस्ट लिमिटेड के द्वारा, तो वहाँ पे 10 बन रहे थे, ठीक है। और 5 आपके किसके सर, बोनस के, तो टोटल आपके पास में 15 बन रहे थे, ठीक है। तो वो 15 आपके पास में यहाँ पे बन रहे, तो वो 15 आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास में 15 शेयर कैपिटल अकाउंट से, और शेयर कैपिटल अकाउंट से 15 और रिजर्व में तो आपके पास में 3 पड़े हुए, तो 3 वो बन रहे। बेस्ट लिमिटेड के पास तो से केवल और केवल 15 आपके पास में है, तो लॉस कितने का हुआ, 3 लाख का। तो सिंपल सा पॉइंट्स है आपके पास में, ठीक है। तो बस इसकी फिर एडजस्टमेंट आपको करनी होती है, आपके पास में बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास में टोटल हो जाएगा मैच 20 लाख, आपके पास में 20 लाख, लॉस 3 लाख का दिखेगा। यहाँ पे भी आपके पास में 15 लाख और 15 लाख, क्लियर है। रिजर्व एंड सरप्लस में 8 और 8, वैसे तो 8 ही था लेकिन 5 आपके पास में बोनस के नाम से था तो वो हमने बाइफर्केशन करके दिखा दिया। और आपके पास में शेयर होल्डर्स अकाउंट आपके पास में 18 और 18, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में। सर बाकी के अकाउंट बनाने हैं तो बना सकते हैं, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है ये अकाउंट बनाना, क्योंकि नेसेसरी अकाउंट पूछे होते तो मेन अकाउंट क्रिएट करके दे देते जो हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। इसके बाद जर्नल एंट्रीज पूछा है बेस्ट लिमिटेड मतलब कि यहाँ पे ये परचेजिंग कंपनी है, और परचेजिंग कंपनी है मतलब कि वही आपने बिजनेस, आपके पास में परचेज अकाउंट डेबिट टू आपके पास में लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर डेबिट तो हम जो भी पेमेंट करते वगैरह वही एंट्री करनी है आपके पास में जो हम इलस्ट्रेशन करके आए। तो कहता है कि सर लेजर आपके पास में, सॉरी जर्नल एंट्री है ना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड आपके पास में। सबसे पहले बिजनेस आपके पास में अकाउंट डेबिट टू आपके पास में लेजर आपके पास में, सॉरी लिक्विडेटर, और फिर लिक्विडेटर डेबिट टू जो भी आपने पेमेंट करा है वो आपके पास में, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है, शॉर्ट में ही कैलकुलेशन कर दी होगी। बिजनेस डेबिट टू लिक्विडेटर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे इन लोगों ने यही आपके पास में कैलकुलेशन कर दी कि लिक्विडेटर डेबिट टू आपके पास में जो भी पेमेंट करा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शॉर्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है तो मेन टॉपिक्स आपके पास में देखे जाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी एंट्रीज नहीं देखी जाती, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो कहता है कि पेमेंट डिस्चार्ज किस तरीके से हुए लिक्विडेटर को, कहता है लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड डेबिट, तो क्या पेमेंट किया, कहते हैं कि शेयर कैपिटल के बदले शेयर, हमने शेयर्स के बदले शेयर ही प्रोवाइड किए। तो बन रहे थे बेसिकली क्या सर, कैपिटल उनकी बन रही थी 10 की, हमने कितने की दी, कहता है कि सर 15 की दी, तो 5 लाख रुपए आपके पास में सर, 5 का आपका प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। और आपने मेरे साथ कैलकुलेशन भी किया कि वैसे तो 10 का बन रहा था देना, हमारा शेयर्स की प्राइस 150 थी, हमने 150 के हिसाब से दिया है, तो 5 लाख आपके पास में जो है क्या बन जाता है सर, प्रीमियम, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो पहली 2 एंट्री खत्म हो जाती है, हालांकि इन लोगों ने एक ही एंट्री करी है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे देखेंगे कि सर नेट परचेज या फिर आपके पास में नेट असेट है, ठीक है। मेथड कौन सा है, उस तरीके से आपके पास में परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कर देना है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि कौन सा है मेथड आपके पास में, तो मर्जर है या फिर परचेज के हिसाब से, क्योंकि उसके हिसाब से एंट्री करनी है। अगर परचेज है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व नाम आएगा, और मर्जर है तो रिजर्व आपके पास में नाम आ जाएगा। लेकिन इन लोगों ने बताया नहीं कि एग्जैक्टली कौन सी मेथड है, और एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जब क्वेश्चन नहीं बताता कोई भी चीज़ तो आपके पास में परचेज, इन नेचर ऑफ परचेज के हिसाब से एंट्री लगती है, मतलब कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, असेट टू लाइबिलिटी आपके पास में लिख देंगे। सबसे पहले असेट लिख देंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और आपके पास में करंट असेट जो भी आपके पास में अमाउंट है 15 और 5, और टू लाइबिलिटी आपके पास में, लाइबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही थी ना, 2 लाख। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब परचेज कंसिडरेशन कितने का था सर, परचेज कंसिडरेशन 15 का था, तो टू परचेज कंसिडरेशन, ये सबसे पहले लिखेंगे इतनी चीज़, असेट डेबिट टू लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के साथ साथ परचेज कंसिडरेशन भी, सबसे पहले ये लिख लिया। अब कहते हैं कि सर नेचर ऑफ परचेज है, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा तो बाय डिफ़ॉल्ट परचेज ही रहता है, नेचर ऑफ परचेज, मर्जर नहीं रहता आपके पास में।
तो कहता है कि अगर डेबिट साइड आपके पास में बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, मतलब कि यहाँ पे, तो गुडविल नाम दे देंगे, और यहाँ पे आपके पास में है तो कैपिटल रिजर्व। तो कहता है कि यहाँ पे तो 20 हो रहा है और यहाँ पे आपके पास में देखें तो 17 हो रहा है, ठीक है। तो 3 लाख का डिफरेंस यहाँ पे इस साइड आ रहा है, तो ये कैपिटल रिजर्व है आपके पास में। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो जाती है। तो सारी एंट्री हो गई। अब बस जो नेसेसरी अगर क्वेश्चन कुछ एंट्री देता है तो वो करनी पड़ती है, बाकी अपने तरफ से सारी एंट्रीज हो चुकी है। बस एक एंट्री बाकी है, वो एग्जैक्टली आपके पास में एक्स्ट्रा एंट्री आपको गिवन थी, ये वाली। कहता है 1 लाख रुपए का आपके पास में परचेज़ करा था, तो कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर में करते थे वैसे ही कि भाई इंटर ट्रांजेक्शन है तो दोनों तरफ से 1 लाख उड़ा दो, ठीक है। तो कहते हैं कि सर आपके पास में किस चीज़ का है? सर आपके पास में परचेज़ वगैरह किया था तो 1 लाख पेएबल बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 लाख दोनों तरफ से उड़ा देंगे, उसके बाद 25% जो प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक एंट्री लगा दो, हर दोनों तरीके से आपके पास में 1 लाख उड़ा दो। तो कहते हैं कि सर ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल का केस होगा, सीधी सी बात है आपके पास में। तो ये अमाउंट पेमेंट बन रहा है, अभी पे हुआ नहीं है, सीधी सी बात है, तभी तो ये बोल रहा है। तो कहता है पेमेंट करना बाकी है, मतलब कि पेएबल और रिसीवेबल है। रिसीवेबल को ख़त्म करना है तो उसे क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि असेट है, उसे ख़त्म करना चाहिए तो क्रेडिट करेंगे। और पेएबल को डेबिट कर दो, तो ट्रेड पेएबल डेबिट टू रिसीवेबल, ठीक है। और 1 लाख से दोनों तरफ से उड़ा दो। तो पेएबल और आपके पास में रिसीवेबल 1 लाख उड़ा देंगे आपके पास में, काम ख़त्म। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं और उसके बाद जनरल एंट्री का काम भी ख़त्म कर देते हैं। तो कहते हैं सर प्रॉफिट में क्या चीज़ है? कहते हैं प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है। वैसे 50,000 की वैल्यू की यहाँ पे परचेज़ कर रखी है, तो उस पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सर 25% ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि मैंने क्या बताया था, 25 डिवाइड बाय आपके पास में 100 + 25 मतलब कि 125, ठीक है। ट्रिक तो ऑलरेडी मैं आपके पास में प्रीवियस चैप्टर्स जो मैंने प्रोवाइड किया ICM मॉड्यूल बैच के अंदर, बेसिकली कहाँ पे पढ़ा है, आई थिंक कंसोलिडेशन में ही मैंने पढ़ा है, वहाँ पे भी कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने बताया था आपके पास में, ठीक है। और इनटू आपके पास में किस पे प्रॉफिट निकालना है? 50,000 पे, तो 50,000 कर देंगे आपके पास में। तो कहता है 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 आपके पास में, तो 10,000 का प्रॉफिट निकल के आ गया। अब यहाँ पे गुडविल है तो गुडविल से एडजस्ट करेंगे, और कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व। नेचर ऑफ परचेज में ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा सर? क्या निकल के आया आपके पास में? सर कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। गुडविल होता तो गुडविल से एडजस्ट कर देते, ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहते हैं कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो आपके पास में स्टॉक आपके लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली इन्वेंट्री की बात है ना, हाँ, तो आपके पास में लिख देंगे सर बेसिकली आपके पास में करंट असेट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टॉक, ठीक है, और 10,000 के नाम से। तो लीजिए आपके पास में ये एंट्री भी कर दिया आपके पास। कैपिटल रिजर्व आपके पास में डेबिट टू करंट असेट, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक, इन्वेंट्री की बात हो रही है, 10,000, और 10,000 कैसे आया कैलकुलेशन दिखा देंगे आपके पास में। तो ये अनरिलीज प्रॉफिट का भी आपने काम ख़त्म कर दिया। अब तीसरा क्या पूछा था? कहता है कि सर बैलेंस शीट बता दो। बैलेंस शीट में तो कोई चीज़ है ही नहीं आपके पास में, बैलेंस शीट में तो बस टोटल कर करके आपके पास में बताना है, और क्या ही चीज़ है इसमें, तो कोई पढ़ाने लायक है ही नहीं कुछ। कहता है शेयर कैपिटल सबसे पहले, तो बता दीजिए शेयर कैपिटल में क्या था सर? अरे शेयर कैपिटल में क्या था बताइए। कहता है कि सर देखिए 20 का तो है ही अपना, और 10 के बदले 10 ही दिया था। अब शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ली जाती है, भले ही उसका वैल्यू 150 हो या फिर 100, क्या फ़र्क पड़ता है, फेस वैल्यू कितना 100 ही था, मतलब कि 10 के बदले 10 दिया तो 30 ही आपके पास में, तो 30 की एंट्री कर देंगे आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले 30 लाख, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या हुआ था भाई? रिजर्व एंड सरप्लस में ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं थी। कहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कहता है कि सर अपना तो बेस्ट लिमिटेड का तो 10 है, बेस्ट लिमिटेड का 10 है ही अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ कि 10 तो अपना ही है। और उसके बाद आपके पास में सर प्रीमियम से आपने जो है यहाँ पे इशू करा, तो प्रीमियम भी आपके पास में कितना था सर? एक बार के लिए 5 लाख था आई थिंक, अभी अभी हमने एंट्रीज भी करी थी। प्रीमियम का कितना? 5 लाख आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 5 लाख रुपये, ठीक है। तो +5 सिक्योरिटी प्रीमियम का। और कोई चीज़ आपके पास में? बेसिकली अभी अभी हमने प्रॉफिट को हटाया कैपिटल रिजर्व में से,
तो कैपिटल रिजर्व बेसिकली 3 लाख का बन रहा था, कैपिटल रिजर्व 3 लाख का बन रहा था, एंट्री करी हमने। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ पे जाएगा सर? डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। लेकिन सर कैपिटल रिजर्व में से कुछ चीज़ें हमने हटाई, कैपिटल रिजर्व का हमने यूज़ करा कहाँ पे सर? अभी अभी प्रॉफिट को हमने एडजस्ट किया, तो 10,000 कम हो गया कैपिटल रिजर्व में से। तो अब बचा कितना? 2,90,000। तो 2,90,000 आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो 2,90,000 आपके पास में कहाँ चला जाएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। क्लियर है? तो कहता है 10 और 15 और 17.90 आपके पास में लाख रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो बस ये रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देंगे आपके पास में, यहाँ पे तो क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो 17,90,000 आपके पास में, ये चीज़ भी आपके पास में हो जाती है। इसके बाद आपके पास में क्या थी? बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन, शेयर कैपिटल और रिजर्व तो हो गया। इसके बाद करंट लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो इन सब में तो कुछ करना ही नहीं है आपके पास में, जो है एज इट इज़ लिखना है। अच्छा, करंट लाइबिलिटी में तो अभी अभी अपने एक चीज़ हमने देखी थी कि आपके पास में वो 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख तो राइट ऑफ कर दिया। तो बचा क्या सर? बचा क्या आपके पास में? ये 20 और 2 आपके पास में 1 लाख तो राइट ऑफ हो गया, 21 लाख आपके पास में। तो कहते हैं कि सर 21 लाख आपके पास, ठीक है जी, 21 लाख आपके पास में, ये चीज़ भी हो जाती है। तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे लाइबिलिटी में कुछ बचा नहीं है आपके पास में। तो अब असेट साइड चले जाते हैं, असेट में कैलकुलेशन कर लेते क्या चीज़ें हैं। तो कहता है असेट में, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 25 और 15 है। अच्छा, इसमें तो कोई राइट ऑफ नहीं किया था, जहाँ तक हमें पता है, पूरा क्वेश्चन हमने करा, इसमें कोई राइट ऑफ नहीं किया। तो इसका आपके पास में 40 बन जाएगा, 25 + 15 आपके पास में 40 डाल देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। राइट ऑफ किया होता तो कुछ माइनस वगैरह करना पड़ता है, यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा है आपके पास में। इसके बाद नॉन करंट असेट में भी कोई चेंजेस, राइट ऑफ वगैरह कुछ किया नहीं था, तो पूरा 5 बन जाएगा आपके पास में, तो वे बैलेंस शीट में चला जाएगा 5। इसके बाद करंट असेट की बात करें तो करंट असेट में क्या है सर? 20 और 5। लेकिन करंट असेट में कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही है आपके पास में, स्टॉक वगैरह की, कुछ 10,000 आपके पास में बच रहा था ना, तो 10,000 की कैलकुलेशन हमें देखनी पड़ेगी, क्या चीज़ थी वो चीज़ आपके पास में। एक बार के लिए वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ये 10,000 करंट असेट में से कम हो गया। और रिसीवेबल आपके पास में करंट असेट है, पेएबल में से हमने माइनस किया ना 1 लाख। करंट असेट और करंट लाइबिलिटी दोनों में से 1-1 लाख हमने हटाया। देखिए यहाँ पे हमने 1 लाख हटाया, ताकि यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे बेसिकली हो कितना रहा है? 22, लेकिन यहाँ पे 21 क्यों आए? 1 लाख हटा दिया। यहाँ पे भी 1 लाख हटाना पड़ेगा, और प्लस 10,000 का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो 1 लाख आपके पास में 10,000, आपके पास में 1,10,000, 1,10,000 आपके पास में हटाना पड़ेगा। तो कहता है कि सर 25, आपके पास में 20 + 5 कितना होगा सर? 25। 25 में से आपको माइनस करना पड़ेगा आपके पास में 1,10, ठीक है। 25 में से माइनस करना पड़ेगा 1,10,000 आपके पास में। तो 25 - 1,10 आपके पास में करेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अमाउंट में बोलो तो 23,90,000 आ जाएगा। 23,90,000 आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा सर? करंट असेट में। तो यहाँ पे बस यही बैलेंस शीट में एंट्री करनी होती है, 40, 5 और 23,90,000। तो यही एंट्री कर देंगे यहाँ पे जल्दी से, क्या ही दिक्कत है। 40 लाख आपके पास में, 5 लाख और 23,90,000 दोनों का अगर आप यहाँ पे टोटल मैच करेंगे तो मैच हो जाएगा आपके पास में। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में कोई चीज़ नई होती नहीं है, बैलेंस शीट में दोनों का टोटल ही करना होता है, बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल करना होता है। अच्छा, यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है कि कोई राइट ऑफ वगैरह किया है तो उसे हटाना पड़ता है, जैसे कि करंट लाइबिलिटी में और आपके पास में करंट असेट में हुआ। कोई अनरिलीज प्रॉफिट है तो वो हटाना पड़ता है बेसिकली। और रिजर्व एंड सरप्लस में 1-2 चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास में क्लियर हो जाती है, तो ये आपके पास में कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 6 कंप्लीट हो जाता है पूरे का पूरा। इसमें तो कोई यहाँ पे थी नहीं ऐसी कोई चीज़ें जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है।